हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको सहकारी संगठन से संबंधित कुछ ऐसे टॉपिक्स बताए थे तथा उसी के कुछ और भी पार्ट्स थे जो मैंने यहाँ सेकंड वीडियो में बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ताकि वीडियो लंबा ना हो तथा दो पार्ट्स में आप इनके बारे में अच्छे से जानकारियाँ प्राप्त कर लो। तो चलिए आइए देखते हैं सहकारी समितियों के प्रकार कौन कौन से हैं। सहकारी समितियों का वर्गीकरण उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति के आधार पर किया जा सकता है। सहकारी समितियों के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। इसमें उसके समितियों का वर्गीकरण उनके द्वारा सेवाओं की प्रकृति के आधार पर किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं सहकारी समितियों के प्रकार कौन कौन से हैं। उपभोक्ता सहकारी समितियाँ, दूसरा उत्पादक सहकारी समितियाँ, सहकारी विपणन समितियाँ और सहकारी वित्तीय समिति। ये क्या हैं सहकारी समितियों के प्रकार हैं। फिर है सहकारी सामूहिक आवास समितियाँ, नेक्स्ट औद्योगिक सहकारी समितियाँ और लास्ट है आपका उपभोक्ता सहकारी भंडार समितियाँ। ये जो सात थे वो क्या थे, सहकारी समितियों के प्रकार थे जो इनकी समितियों को इन रूपों में बताया गया है। फिर है सहकारी संगठन स्थापित करने की विधि। भारत में सहकारी संस्थाओं की स्थापना भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत होती है। कुछ राज्यों के अपने स्वयं के सहकारिता अधिनियम है। सहकारी संस्था की स्थापना विधि अनुसार सहकारी संगठन स्थापित करने की विधि को बताया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। एक सहकारी समिति की स्थापना के लिए कम से कम 10 सदस्य वयस्क होने चाहिए। इसमें 10 सदस्य वयस्क होने चाहिए अर्थात 18 साल से अधिक उम्र के होने चाहिए। दूसरा है सहकारी संस्था के दैनिक कार्यों को संचालित करने के लिए उप नियमों का निर्माण होना आवश्यक है। सहकारी संस्था के जो भी दैनिक कार्य हैं उनको चलाने के लिए उप नियमों का निर्माण होना आवश्यक है। फिर है संस्था के इच्छुक सदस्य अंश पूंजी राशि को सहकारी बैंक में जमा कराना आवश्यक है और प्रत्येक समितियों को रजिस्ट्रार के पास एक आवेदन पत्र के साथ उप नियमों की 2 प्रतियां जमा करानी होती है। इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या है, आवेदन पत्र के साथ उप नियमों की 2 प्रतियों को जमा कराना आवश्यक होता है। फिर देखते हैं सहकारी समितियों को पंजीयन शुल्क नहीं देना पड़ता है। जो भी सहकारी समिति उनको पंजीयन शुल्क नहीं देना पड़ता है। रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाने पर प्रमाण पत्र के साथ एक प्रमाणित प्रति उप नियमों की लौटा देता है। प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने पर पंजीयन हो जाता है। पिछले में मैंने बताया था कि आपको 2 आवेदन के साथ 2 उपनियम के प्रति देने पड़ते हैं। जब उसमें से एक लौटा दिया जाता है तो आप समझ लीजिए कि पंजीयन हो गया है। इसी तरह से मेरे वीडियो से जुड़े रहें तथा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आप लोगों से वाणिज्य शिक्षा से संबंधित तीनों विषयों के बारे में और भी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं।